तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका द कोड ऑन वेजेस 2019 आया था, तो उसमें क्या क्या प्रोविज़न गवर्नमेंट के द्वारा बताए गए हैं और जो कि आपकी ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ फैक्ट हैं, ठीक है। वर्किंग कंडीशन, मिनिमम वेजेस, ठीक है। और जैसे कि आपका अथॉरिटी, ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई क्या हैं, ठीक है। तो इसके बारे में इसमें बताया गया। अकाउंटिंग ईयर क्या है, ठीक है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसे बोलते हैं, तो वो इसमें बताया गया है। तो कुछ फैक्ट हैं वो आपको याद रखने हैं। हम आपको 2 से 3 वीडियो में इसको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपका ये है कि 2019 का जो कोड ऑन वेजेस है कंप्लीट है। आपको कुछ और कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट का ऑथोराइज्ड आपका पीडीएफ है, ठीक है। तो इसमें सारी डिटेल आपकी हैं इसमें, और इसको पीडीएफ को भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा एट द एंड ऑफ 2 और 3 वीडियोज़, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका जो एक्ट है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019, ठीक है। अब ये जो कोड ऑन वेज एक्ट है, ठीक है, तो ये पूरे इंडिया में आपका लागू होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पूरे इंडिया में लागू होता है, ठीक है। जैसे कि आपका ये कहाँ कहाँ लागू हो जाएगा, स्टेट में भी हो जाएगा, यूनियन टेरिटरी में भी हो जाएगा, ठीक है, पूरी होल इंडिया में, ठीक है। अब यहाँ पर आपका इसमें कुछ फैक्ट बताए गए हैं, जैसे कि अकाउंटिंग ईयर क्या होता है। तो अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होता है आपका, अकाउंटिंग ईयर आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें बताया गया एडवाइज़री बोर्ड के बारे में। तो एडवाइज़री बोर्ड जो है आपका कौन कौन से होते हैं, सेंट्रल एडवाइज़री बोर्ड होता है आपका एक, ठीक है, दूसरा स्टेट एडवाइज़री बोर्ड होता है। और ये कंस्टिट्यूट किए जाते हैं अंडर सेक्शन 42, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कितने एडवाइजरी बोर्ड हो गए, सेंट्रल और स्टेट, और सेक्शन 42 के अंडर इन्हें कंस्टिट्यूट किया जाता है, ठीक है। अब इसमें एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लॉ भी दिया गया है, ठीक है। तो वही है कि जो भी एग्रीकल्चर से इनकम आएगी उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये प्रोविज़न भी इसमें दिया गया है। अब मेन चीज़ क्या है आपका, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में इसमें बताया गया है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। किसी भी तरीके का इस्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है, जो कि अंडर है किसके, अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है कोई भी इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। जैसे कि रेलवे हो गया, माइंस हो गया आपका, ऑयल फील्ड हो गया, मेजर पोर्ट्स हो गए, ठीक है। और आपका कोई एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गई, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट हैं आपको, ठीक है। तो ये आपके अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स का मतलब इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई भी इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, जो कि सेंट्रल अथॉरिटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है इस्टेब्लिशमेंट, वो इस्टेब्लिशमेंट जो कि रेलवे, माइंस, ऑयल फील्ड, मेजर पोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी और अ कॉरपोरेशन और अदर अथॉरिटी इस्टेब्लिश बाय सेंट्रल एक्ट। ये फैक्ट है, आपको ये याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इन्हें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। और क्या क्या है, और अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, किसी भी तरीके की सब्सिडरी कंपनी सेटअप बाय सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ऑटोनॉमस बॉडी, ठीक है, ओन्ड बाय कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जितनी भी बॉडी आती हैं, चीज़ रेलवे, एयर ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हो जाएगी आपकी, इसे क्या बोला जाएगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा है। इन रिलेशन टू एनी अदर इस्टेब्लिशमेंट द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, क्या है, कंपनी मीन अ कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब किसको कंपनी का मतलब यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। कंपनी का मतलब क्या है कि उसे हम कंपनी कहेंगे जो कि क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2 कंपनी एक्ट, ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 के अंडर डिफाइन है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम उसे कंपनी बोलेंगे जो कि क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2 के अंडर कंपनी एक्ट 2013 में जो आपकी रजिस्टर होगी, ठीक है, उसमें कंपनी के बारे में बताया गया है, ठीक है, ठीक है। अगर आपसे पूछें कंपनी की मीनिंग किस सेक्शन में दी गई है, सेक्शन 2 और क्लॉज 20 में, ठीक है, कंपनी एक्ट 2023। चलिए,
कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्टर का मतलब क्या होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर का मतलब होता है आपका एन इस्टेब्लिशमेंट। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर किसे बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है कि किसी भी इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, तो मान लीजिए एक हॉस्पिटल बनना है, ठीक है, तो उसमें अब आपको क्या है कि मज़दूरों की ज़रूरत है हॉस्पिटल बनाने के लिए। तो जो हॉस्पिटल की जो अथॉरिटी है उसने एक कॉन्ट्रैक्टर हायर किया, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्टर को वो काम देते हैं, ठीक है, और उस काम से उनको कुछ रिजल्ट चाहिए होता है, ठीक है, ठीक है, वो कुछ रिजल्ट देगा। किस तरीके का रिजल्ट हो सकता है, कई तरीके के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। देखिए अब मकान बनने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, सीमेंट चाहिए होता है आपको, गिट्टी मोरंग, ठीक है, वर्कर चाहिए होते हैं। अब एक कॉन्ट्रैक्टर हो गया जो कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है कि मान लीजिए वो गुड सप्लाई करेगा, ठीक है, हैं, और किसी किसी एक को दे दिया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, और मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है कि कोई लेबर जो भी है उनको यानी ह्यूमन से उनको सप्लाई करने के लिए कि लेबर को वो सप्लाई करेंगे काम के लिए, ठीक है, सप्लाई करना कॉन्ट्रैक्ट लेबर यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मतलब क्या होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मतलब ये होता है जैसे कि हम आपको किसी काम के लिए रख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए हमारा घर बनना है, ठीक है, हमने आपको काम के लिए रखा कि 2 महीने में हमारा घर बन जाएगा, हम आपको 2 महीने के लिए रख रहे हैं, हम आपको इतना इतना पैसा देंगे, ठीक है, मान लीजिए 600 रुपये पर डे देंगे। 2 महीने के बाद हमारा जब घर बन जाएगा तब आप अपने घर मतलब अपने आप कहीं भी जा सकते हैं, फिर उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, ठीक है, तो सिर्फ हम आपको 2 महीने के ही लिए आपको रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मतलब क्या हो गया, हम हायर करते हैं किसी को, ठीक है, सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए, ठीक है, उसको हम परमानेंट नहीं रखते हैं, ठीक है, रेगुलर नहीं रखते हैं, और जो रेगुलर जो उसको बेनिफिट होते हैं वो भी हम नहीं देते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते हैं केवल उनको आप जिस भी कॉन्ट्रैक्ट पर रख रहे हैं, मान लीजिए आपने कहा कि हम पर डे के हिसाब से आपको इतना पैसा देंगे, तो वो उसको उसको उतना ही पैसा मिलेगा, या वीकली या फोर्टनाइट या मंथली, ठीक है, और जितने महीने के लिए रखा उतने महीने के लिए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लिया। अब यहाँ पर क्या है, दूसरे हो गए रेगुलर एम्प्लॉय, ठीक है, रेगुलर एम्प्लॉय क्या होते हैं, उनको क्या है कि उनको फिक्स पेमेंट मिलती है, ठीक है, और जो भी गवर्नमेंट परमानेंट बेसिस पेमेंट मिलती है, पहली बात तो ठीक है, वो परमानेंट होते हैं, ठीक है, रेगुलर एम्प्लॉय, ठीक है, फिक्स आपको उनको रेगुलर इनकम मंथली मिल जाएगी, और उनका वर्किंग कंडीशन जो है जो एम्प्लॉयज़ का होगा, ठीक है, वो भी उस स्टैंडर्ड पर होगा जो गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट जो है एक स्टैंडर्ड सेट की गई है कि वर्कर को अगर काम करेंगे तो ये स्टैंडर्ड जो है एम्प्लॉयर है उसको फॉलो करना पड़ेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और रेगुलर एम्प्लॉयज़ को जानते हैं आप काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि रेगुलर इनकम तो है ही, उनकी सैलरी मिलती है, बोनस मिलती है, अलाउंस मिलते हैं, ठीक है, ग्रेच्युटी मिलती है उनको, ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। और इनका क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी रेगुलर कोई एम्प्लॉय है परमानेंट, तो उनको क्या है प्रोडिकली इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, उनकी जो सैलरी है उसमें बढ़ाया जाएगा, ठीक है, ठीक है, और उसमें उन चीज़ों को ध्यान रखा जाएगा, सोशल सिक्योरिटी कवरेज का, ठीक है, उनकी वेलफेयर का, बेनिफिट्स का, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पर बताया गया है इस लॉ में। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी उन्हें माना जाएगा जो कि रजिस्टर्ड हैं, किसमें, आपका अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी उन्हें माना जाएगा जो कि रजिस्टर्ड हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, ठीक है। चलिए, कॉरपोरेशन का मतलब क्या होता है, कॉरपोरेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसी बॉडी कॉरपोरेट जो कि इस्टेब्लिश हुआ है अंडर एनी सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट, ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब यहाँ पर डिफरेंस समझिए, ठीक है,
कॉरपोरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी कॉरपोरेशन है वो सेंट्रल एक्ट के तहत या स्टेट गवर्नमेंट एक्ट के तहत ही इस्टेब्लिशमेंट होता है। जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, वो इंक्लूड नहीं होती है कॉरपोरेशन में, ठीक है। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अलग होती है। कॉरपोरेशन जैसे ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन आपने देखा ही होगा, ठीक है, जैसे बड़े बड़े कॉरपोरेशन है, उसमें एक फ़र्क समझ लीजिए, कॉरपोरेशन में क्या होता है कि डायरेक्ट जो है ओनर उसके द्वारा हैंडल नहीं किया जाता है, इसके डायरेक्टर होते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कॉरपोरेशन, ठीक है। और कंपनी क्या है, कंपनी कोई भी इसको एडमिनिस्टर कर सकता है, जैसे कि डायरेक्ट ओनर के द्वारा करी जा सकती है, किसी मैनेजर के द्वारा, ठीक है। लेकिन कॉरपोरेशन में क्या है, आपका ओनर दूर रहता है इसमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट का कोई कॉरपोरेशन है, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है मान लीजिए, ठीक है, या कोई रिफाइनरी है, कोई कॉरपोरेशन है, तो उसमें क्या है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको मैनेज करेंगे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मैनेज नहीं करती है, ठीक है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, मैनेजर्स हो गए, ठीक है। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, किसी कंपनी का कोई ओनर है, तो वो डायरेक्ट वो भी कर सकता है और अपने किसी मैनेजर के थ्रू भी कर सकता है इसको, एडमिनिस्ट्रेशन इसका, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब बताया गया है इसमें। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जैसे इनकम टैक्स पर जो टैक्स लगता है, ठीक है, उसे हम डायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कौन कौन से डायरेक्ट टैक्सेस हो गए, आपका कंपनीज प्रॉफिट्स, आपका सर टैक्स 1964, ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, ठीक है। तो ये आपके किस तरीके के डायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स में आपके सरचार्जेस जितने भी हो जाते हैं, जैसे कि सेस वगैरह लगा, ठीक है, जीए, ठीक है, आपका ये क्या हो गए, आपके डायरेक्ट टैक्स। और वही डायरेक्ट टैक्स इसमें वही बताया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किए गए हैं, ठीक है, उसे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एम्प्लॉय का मतलब बताया गया है इस कोड में, ठीक है। तो एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, ठीक है, एम्प्लॉय का मतलब होता है कि वो जो अप्रेंटिसशिप नहीं कर रहे हैं। देखिए, अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या होता है, जो ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग हुए आपका, मान लीजिए जैसे किसी ने पढ़ाई कंप्लीट की, अप्रेंटिसशिप करते हैं, ठीक है, तो वो एम्प्लॉय के रूप में नहीं आते हैं। जैसे आप कहीं गए अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, तो आपको एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एम्प्लॉय का मतलब होता है कोई भी पर्सन, ठीक है, एम्प्लॉयड ऑन वेजेस बाय एन एस्टेब्लिशमेंट टू डू एनी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड मैनुअल, ऑपरेशनल, सुपरवाइजरी, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल और क्लरिकल वर्क फॉर हायर और रिवॉर्ड, ठीक है। यहाँ पर जो अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उनको एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। बाकी एम्प्लॉय कौन हो गए, यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉय में वो सभी आ गए, कोई मैनुअल वर्क कर रहा है, सुपरवाइज़र है, मैनेजरियल वर्क है, या एडमिनिस्ट्रेटिव कोई काम है, या टेक्निकल वर्क है, ठीक है, और वर्क फॉर हायर और रिवॉर्ड, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर भी हम आपको बताएंगे, इसमें क्यों इसको इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एम्प्लॉय में सभी आ जाएंगे, मैनुअल काम करने वाला, सुपरवाइजरी, एडमिनिस्ट्रेटिव, टॉप से बॉटम तक आपका एम्प्लॉय बोला जाता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा भी। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ आर्म फोर्स यूनियन। जैसे जो भी आर्म फोर्स यूनियन में कोई काम कर रहा है, तो उनको उस इसमें एम्प्लॉय नहीं इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी हम आगे बताएंगे। एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है, आप पर्सन हु एम्प्लॉयज़, कोई भी एम्प्लॉयर हो सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी हो सकती है, ठीक है, और कोई भी लोकल अथॉरिटी हो सकता है, ठीक है, तो वो काम देता है, तो उसे क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर। चलिए आगे का देखते हैं। अब यहाँ पर फैक्ट्री को डिफाइन किया गया है कि फैक्ट्री क्या होती है। फैक्ट्री डिफाइन कहाँ हुई है, आपकी
सेक्शन 2 ऑफ द फैक्ट्री एक्ट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सेक्शन 2 ऑफ द फैक्ट्री एक्ट में आपका फैक्ट्री डिफाइन की गई, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और जहाँ पर आपका एक पर्सन हैज़ बीन नेम्ड एज मैनेजर और द फैक्ट्री अंडर क्लॉज एफ ऑफ द सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 7 ऑफ द सेड एक्ट ऑफ द पर्सन सो नेम, ठीक है। यहाँ पर फैक्ट्री का मतलब बताया गया कि डिफाइन किस क्लॉज में की गई है, किस सेक्शन में, तो सेक्शन 2, ध्यान रखिएगा सेक्शन 2, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948। चलिए अब यहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पर इसी इन रिलेशन टू एनी अदर इस्टेब्लिशमेंट द पर्सन हु और द अथॉरिटी विच हैज़ अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट एंड वेयर द सेड अफेयर्स इज इंटरेस्टेड टू अ मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर, सच मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर, कॉन्ट्रैक्टर एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड एम्प्लॉयर। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एम्प्लॉयर किसे बोलते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर में ये सब चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि आपका एम्प्लॉयर में आपका मैनेजर आ जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर आ जाएंगे आपके, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टर भी आपका क्या है, ये एम्प्लॉयर है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉयर, मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है जिसकी कंपनी है, वो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है, तो वो एम्प्लॉयर आपका कहलाया जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एम्प्लॉयर कौन कौन होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हो गया, मैनेजर हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, और जो लीगल अथॉरिटी है वो, ठीक है। अब यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब बताया गया है कि एनी प्लेस वेयर एनी इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चर और ऑक्यूपेशन इज कैरीड, ठीक है, ऑन एंड इंक्लूड गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है यहाँ पर कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है, ट्रेड है, बिजनेस हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है, जो ऑक्यूपेशन चल रहा है, कैसे, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके थ्रू, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई भी इस्टेब्लिशमेंट कब मानी जाएगी, ठीक, ऐसी जगह जहाँ कोई इंडस्ट्री है या कोई ट्रेड हो रहा है या बिजनेस हो रही है या मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या कोई ऐसा ऑक्यूपेशन हो रहा है जो कि चलाया जा रहा है कि किसके द्वारा, ऑन एंड इंक्लूड्स गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट है वो भी आ जाती है, जैसे रेलवे हो गया, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट तो कोई भी किसी भी तरीके की हो सकती है, ठीक है, प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी हो, ठीक है। फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, फैक्ट्री का मतलब बताया गया है सेक्शन 2 में, फैक्ट्री एक्ट 1948, ठीक है। चलिए गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है एनी ऑफिस और डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी, बस इतना ही मतलब है। इस्टेब्लिशमेंट दो तरीके की हैं, एक हो गई प्राइवेट और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट क्या हो गई, वो ऑफिस और डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के द्वारा हो, ठीक है, जो गवर्नमेंटेड हो, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट का मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आपका बताया गया है, ठीक है, बस इतना ही इसमें जो बताया गया, सिर्फ आप इतना ही देखिए। ये गवर्नमेंट की ऑथेंटिक पीडीएफ है, ठीक है, इसमें आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको ही देख लीजिए, इसको ही आप पीडीएफ मिल जाएगी, इसको फैक्ट सारे याद रख लीजिए। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कितने टाइप के होते हैं, कोई भी डिस्प्यूट किसके किसके बीच में हो रहा हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में, ठीक है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का मतलब बीच में क्या हो गया कि दो एम्प्लॉयर हैं उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया तो क्या होगा, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बोलते हैं इसको। और किस तरीके का होता है, एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में, ठीक है, एम्प्लॉयर है और जो उसके नीचे वर्क कर रहे हैं
उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहते हैं। और वर्कर में आपस में कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसे भी क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बोलेंगे। ठीक है। और डिस्प्यूट किस तरीके के होते हैं, इज कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑन द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट और विद द कंडीशन ऑफ लेबर। किस तरीके के ये डिस्प्यूट किस चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, नॉन एम्प्लॉयमेंट से हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट से हो सकते हैं, कंडीशन ऑफ लेबर से हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। डिस्प्यूट अगर हुआ है वर्कर में या वर्कर एम्प्लॉयर में या एम्प्लॉयर में, तो वो किस चीज़ को लेकर हो सकते हैं, कंडीशन ऑफ लेबर हो सकता है, नॉन एम्प्लॉयमेंट यानी काम ना होना, या एम्प्लॉयमेंट काम को लेकर के। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं। ठीक है। एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन एन इंडिविजुअल वर्कर एंड एन एम्प्लॉयर कनेक्टेड विद और अराइजिंग आउट ऑफ डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेचमेंट और टर्मिनेशन ऑफ सच वर्कर। ठीक है, ये समझ गए होंगे। कोई भी डिस्प्यूट होता है कि किसी का डिसमिसल कर दिया गया है, हटा दिया गया है या टर्मिनेट कर दिया गया है। ठीक है, किसके बीच में हो सकता है, बिटवीन इंडिविजुअल में हो सकता है, ठीक है, वर्कर में हो सकता है, एम्प्लॉयर में हो सकता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं इसको क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। आपका ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, वो चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। पहले इंस्पेक्टर होते थे तो करप्शन काफ़ी बढ़ता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंस्पेक्ट करने जाते थे। तो अब क्या किया गया, उनको इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उसको नाम दे दिया गया इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मीन अ पर्सन अपॉइंटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 1 ऑफ द सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 51। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अब इंस्पेक्टर को क्या बोलते हैं, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। मिनिमम वेजेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, मिनिमम वेजेस का मतलब बताया गया है, वेजेस फिक्स अंडर सेक्शन 6। जो सेक्शन 6 है, ठीक है, उसके अंडर जो बताया गया है प्रोविज़न है, तो उसमें मिनिमम वेजेस के बारे में बताया गया है। ठीक है, नोटिफिकेशन मीन्स आ नोटिफिकेशन पब्लिश इन द गैजेट ऑफ इंडिया और इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ स्टेट। नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन होती है, पब्लिश की जाती है। ठीक है, गैजेट ऑफ इंडिया के द्वारा होती है या ऑफिशियल गैजेट ऑफ स्टेट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नोटिफिकेशन तभी माना जाएगा जब पब्लिश की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, प्रिस्क्राइब मीन्स क्या होता है यहाँ पर, यहाँ प्रिस्क्राइब का मतलब भी बताया गया है। तो प्रिस्क्राइब मीन होता है बाय रूल्स मेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, कुछ रूल्स हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो उन रूल्स को फॉलो करना प्रिस्क्राइब किए गए हैं। ठीक है, मुझे ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सेम वर्क और वर्क ऑफ अ सिमिलर नेचर मीन वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द skill, effort, experience and responsibility required are the same when performed under similar working condition by employees, and the difference, if any, between the skill, efforts, experience and responsibility required the employee of any gender are not practical importance in relation to the term of condition of employment। अब यहाँ पर क्या है कि सेम वर्क के लिए बोला गया है कि अगर कोई काम है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए मेल फीमेल है, ध्यान रखिएगा कि अब मान लीजिए कोई
काफ़ी ह्यूमिडिटी में काम चल रहा है या कोई गर्मी में काम चल रहा है, तो अब वहाँ पर सेम काम दिया गया है। तो अब मान लीजिए वहाँ मेल फीमेल दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए फीमेल हैं, अगर उनके लिए कोई ऐसी वर्किंग कंडीशन अलग नहीं होंगी, सेम काम है, सेम वर्क है, तो कंडीशन सेम ही रहेंगी, ठीक है। और सेम पेमेंट भी मिलेगा उनको, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अलग से किसी के लिए कोई कंडीशन की वेरिएशन नहीं है इसमें। अगर फीमेल है तो अगर उनको सेम काम है तो सेम कंडीशन रहेंगी, ठीक है, सेम पेमेंट रहेगा।